हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने हार्डविक के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 4 के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 5 के ऊपर बात करेंगे, जो कि हार्डविक वॉल्यूम 5 से संबंधित होगा। यह हार्डविक का ये लास्ट वॉल्यूम है और इसमें आपको जो भी वर्ड मिलेंगे वो सभी के सभी स्टैंडर्ड वर्ड मिलेंगे और सभी के सभी जो वर्ड्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी वर्ड्स जो हैं स्पोकन में तो ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन इनका रिटेन वैल्यू बहुत ज्यादा है। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब आप इस वीडियो को देखें तो आप पेन और पेपर के साथ बैठे। आपको जो भी वर्ड्स लगता है कि आप उसको पहले से नहीं जानते हैं तो आप उसको जरूर नोट डाउन कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें, आपके तरह दूसरे लोग भी बेनिफिट पा सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, समय बिना खराब किए हम लोग अपने सीधे टॉपिक की ओर बात करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है काइमेरा। ये वर्ड जो है काइमेरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, काइमेरा एक ग्रीक कहानी में एक जीव का नाम है, ठीक है ना, जो कि अलग अलग जानवरों के बॉडी से बना हुआ है। काइमेरा एक काल्पनिक जीव है जिसका जो सिर है वो शेर का है, जो उसका बॉडी है, जो शरीर है वो बकरी का है और उसका जो पूंछ है ना वो सांप का है। तो ये तो माइथोलॉजिकल ये क्रीचर हो गया। लेकिन अंग्रेजी में काइमेरा का क्या मतलब है? अब इंग्लिश में काइमेरा के हम यूज क्या करेंगे? देखिए, काइमेरा का मतलब ये हुआ कि कोई चीज जो कभी हो नहीं सकता है। अब इस तरह के जीव तो कोई काल्पनिक जीव ही है, वास्तव में तो कोई ऐसे जीव नहीं है जिसका सिर शेर का हो, शरीर जो है वो बकरी का हो और जो पूंछ है वो सांप का हो। ऐसा तो कोई जीव हो नहीं सकता है, ये तो हाइब्रिड जीव हो गए। तो काइमेरा का अंग्रेजी में कहाँ यूज होगा? अगर कोई बात हमें कहना कि असंभव है, वो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हम वर्ड काइमेरा इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है इल्यूजन, मतलब कि भ्रम, जो कि हो नहीं सकता है। फैंटेसी, फैंटेसी का भी अर्थ होता है ना, हवा महल हम लोग बनाते हैं, है ना, तो वो एक फैंटेसी होता है, मतलब जो चीज नहीं हो सकता है उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये फैंटेसीज का साइन हो गया। चलिए, एक्सप्लेनेशन इसको कैसे लिखेंगे? एन इम्पॉसिबल आइडिया या होप, यानी कि असंभव चीज, वो चीज जो कभी हो नहीं सकता है। चलिए, असंभव विचार, काइमेरा का जो मतलब होगा वो होगा असंभव विचार। चलिए, एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग काइमेरा को समझने की कोशिश करें। करे क्या? वैश्विक गरीबी को समाप्त करना संभव है। ठीक है ना, कहने के लिए आसान है कि वैश्विक गरीबी खत्म हो जाएंगे, दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये गरीबी नहीं खत्म होने वाला चीज है। जब तक दुनिया रहेगा तब तक गरीबी रहेगी, एक आम धारणा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि वैश्विक गरीबी को समाप्त करना असंभव है। हम इसको कैसे बनाएंगे? चलिए, एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। अगर आप कोई चीज को अगर एलिमिनेट करते हैं, आप उसको खत्म करते हैं। तो वाक्य किस तरह से डील किया गया है? एलिमिनेटिंग द ग्लोबल पॉवर्टी, है ना, वैश्विक के लिए ग्लोबल हो गया और गरीबी के लिए पॉवर्टी हो गया। ठीक है ना, गरीबी के लिए पॉवर्टी हो गया। इज जस्ट ए काइमेरा, असंभव चीज है, मतलब ये चीज जो असंभव है कि कभी दुनिया से गरीबी खत्म हो पाएगी। तो बच्चों, ये काइमेरा का मतलब हुआ। एक हम लोगों ने इडियम्स पढ़ा है ना, कि जो चीज हो नहीं सकता है, इडियम क्या कहता है ना, वेन पिग्स फ्लाई, है ना, वेन पिग्स फ्लाई, है ना, वेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ कि जब पिग फ्लाई करेंगी, तो मुहावरा हो गया ना। तो ये इडियम है। तो इस इडियम का मतलब क्या होता है कि नहीं हो सकने वाला चीज, असंभव चीज को कहेंगे वेन पिग्स फ्लाई, यानी कि काइमेरा का एक साइन हो जाएगा वेन पिग्स फ्लाई। चलिए, हम लोग वर्ड नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। वर्ड है कंप्लासेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ये कंप्लासेंट बहुत अच्छा वर्ड है। कंप्लासेंट का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना संतुष्ट है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लासेंट है, यानी कि वो व्यक्ति संतुष्ट है और आगे उसको अब प्रगति नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, जो है वो उसी से संतुष्ट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा गलत सेंस में यूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर कंप्लासेंट है, यानी कि जो उसके पास है वो उससे संतुष्ट है और आगे वो पाने की इच्छा नहीं रखता है, तो ये जो वर्ड है ना, निगेटिविटी को शो करता है, आगे पाने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्मग, सेटिस्फाइड, कंटेंट, संतुष्ट, लेकिन इसका प्रयोग हम करेंगे गलत अर्थों में, सही अर्थों में नहीं।
सही अर्थों में संतुष्ट के लिए भी वर्ड है कंटेंट। देखिए ये कंटेंट मतलब संतुष्ट पॉजिटिव सेंस में, हम इसका जो यूज करेंगे वो पॉजिटिव सेंस में करेंगे, ठीक है, और इसका जो यूज करेंगे वो निगेटिव सेंस में करेंगे। चलिए इसका नाउन क्या हो जाएगा, संतुष्टि का रूप कैसे चेंज होगा, कॉम्प्लासेंट का नाउन हो जाएगा कॉम्प्लासेंसी। अगर आपके अंदर कॉम्प्लासेंसी है तो संतुष्टि हर कर गया है, संतुष्टि आपके दिमाग में जगह ले लिया है और अब आप प्रगति के बारे में नहीं सोचते हैं। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, इसके एंटो क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इस कॉम्प्लासेंट को समझा जाए। चलिए कैप्टन है ना अपने प्लेयर से क्या कह रहा है, एक मैच हुआ है और टीम जीत गई है, तो टीम जीतने के बाद ना कैप्टन प्लेयर से क्या कह रहा है, नो रूम फॉर कंप्लासेंसी, मैच तो हम लोग ने जीत लिया है लेकिन अभी हमें संतुष्ट नहीं होना है, मतलब आगे जो बचे हुए मैच है उनको भी जीतना है। और पॉजिटिव चीज यही होना चाहिए कि आपको सारे मैच जीतना है। मान लीजिए कि एक भारत और किसी देश, मान लीजिए हम इंग्लैंड ले लेते हैं, हम इंग्लैंड ले लेते हैं, 5 वनडे का सीरीज है, 5 ओडीआई का मैच है, सीरीज है, भारत 3 मैच जीत लिया है। बेहतर क्या होगा कि आप दोनों मैच और जीतिए, है ना, आप 2 इंग्लैंड को नहीं जीतने दीजिए। तो इस अवस्था में आपके अंदर में कॉम्प्लिसेंसी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत क्या हो गया कि जो मैच है वो जो सीरीज का परिणाम 3-2 से निकला, इसका मतलब है कि 3 मैच जीतने के बाद प्लेयर्स में क्या घुस गया था, प्लेयर्स में समा गया था कॉम्प्लासेंसी, और यही कॉम्प्लासेंसी उसको हरवा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि कॉम्प्लासेंसी का जो इस्तेमाल होता है वो गलत सेंस में होता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो वो कैप्टन कैसे कहेगा, नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, संतुष्टि की कोई जगह नहीं है, हमने 3 मैच जीत लिया है, हमें और आगे 2 मैचों को जीतना होगा, इंग्लैंड को ना सुफड़ा साफ करना होगा, 5-0 से हरा कर भेजना होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या कि यहां पर हम कैसे वार्निंग देते हैं किसी को, नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, यानी कि अभी संतुष्टि की कोई जगह नहीं है। यहां पर रूम का मतलब जगह, रूम का मतलब कमरा नहीं, रूम का मतलब जगह, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस को देखते हैं, कह रहा है क्या, वह आलसी एवं संतुष्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, आलसी तो है और प्लस संतुष्ट भी है, ठीक है ना, आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं है। कैसे लिखेंगे, ही इज लेजी एंड कॉम्प्लासेंट। तो बच्चों ये कॉम्प्लासेंट का जो यूज होता है वो निगेटिव अर्थों में होता है और इसका जो नाउन होता है वो कॉम्प्लासेंसी होता है। चलिए एक बहुत ही फसाऊ वर्ड है कॉम्प्लासेंट। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है कॉम्प्लासेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है कॉम्प्लासेंट, तो कॉम्प्लासेंट का मतलब है संतुष्ट, कॉम्प्लासेंट का देखिए ये दोनों आपस में एक जैसे उच्चारण है ना, इनका उच्चारण एक जैसा है, हम इसको पढ़ रहे हैं कॉम्प्लासेंट, हम इसको पढ़ रहे हैं कॉम्प्लासेंट। तो यदि कोई व्यक्ति कॉम्प्लासेंट है, ठीक है ना, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कॉम्प्लासेंट है यानी कि वो आपकी बातों को मानने को तैयार है, आपका विरोध नहीं कर रहा है, आप जो कह रहे हैं वो तैयार है उसको मानने के लिए, तो कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है, सरल भाषा में कहें, आज्ञाकारी। अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्लासेंट है यानी कि आपकी बात मानने वाला है, आपके ओपिनियन को मानने वाला है, आपका विरोध वो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक है ना, एमिनेबल, एमिनेबल का भी मतलब होता है जो आपके लिए एग्री हो, है ना, जो आपके लिए एग्री हो, आपके लिए सहमत हो, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सहयोग है ना, जो आपको सहयोग करे। तो कहने का तात्पर्य सबका एक मोटा मोटी मतलब है आज्ञाकारी, इच्छुक, है ना, जो कोई चीज, कहने का तात्पर्य क्या है, जो कोई चीज मानने के लिए तैयार हो। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनविलिंग, अनिच्छुक, है ना, इच्छुक नहीं, है ना, इसका जो हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनिच्छुक। यदि कोई व्यक्ति अगर अनविलिंग है यानी कि वो किसी का बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए अब सेंटेंस से समझा जाए, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है, किसी लेडी के बारे में कहा गया है जो अपने पति की विचारों को मानती है, उसके ऑर्डर्स को पालन करती है। तो हमें कहना है कि वो एक आज्ञाकारी पत्नी है। कैसे लिखेंगे, शी इज ए कॉम्प्लेसेंट वाइफ, शी इज ए कॉम्प्लेसेंट वाइफ। तो ये अंतर है कॉम्प्लासेंट में और कॉम्प्लेसेंट में। यदि कोई व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट है यानी कि वह संतुष्ट है और आगे बढ़ना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति यदि कॉम्प्लेसेंट है इसका मतलब है कि वो किसी का बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है। तो ये 2 वर्ड का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये काफी फसाऊ ये पेयर है, ठीक है ना, और इससे जुड़े हुए आपको अनेक तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड है डिसीडेंट। डिसीडेंट क्या है ना, यह पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। डिसीडेंट का मतलब होता है ना जो बगावत करता है, जो विरोध में बात करता है, उसको हम लोग डिसीडेंट कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसेंटर, है ना, रिबेल और प्रोटेस्टर। रिबेल एक अच्छा वर्ड है, बागी, विद्रोही,
आप ऐसे कह ले डिसिडेंट का हिंदी क्या होता है, बागी, बगावत करने वाले को हम लोग डिसिडेंट कहते हैं। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा, कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट कौन होते हैं, जो नियमों का, सिद्धांतों का, परंपराओं का पालन करते हैं, ये पालन करने वाले होते हैं, ये विरोध नहीं करते हैं। डिसिडेंट विरोध करेंगे, ठीक है, और जो कन्फॉर्मिस्ट होंगे वो चीजों का पालन करेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग डिसिडेंट को समझने की कोशिश करें। वह एक राजनीतिक बागी था, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वह एक राजनीतिक बागी था जिसने कई वर्ष कारावास में बिताया। मतलब जब बागी हो गया तो सरकार वहां की जो थी वो कारावास में डाल दी। चलिए कैसे लिखेंगे, ही वॉज ए पोलिटिकल डिसिडेंट। बागी के लिए हम यहाँ पर रिबेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिबेल भी एक बढ़िया वर्ड है, ठीक है। चलिए ही वॉज ए पोलिटिकल डिसिडेंट, चलिए जिसने कई वर्ष कारावास में बिताया, ठीक है ना। चलिए हु स्पेंट सेवरल ईयर्स इन प्रिजन, और कारावास का लिए वर्ड जो है ना वो प्रिजन है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसिडेंट। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनकोमियम। इनकोमियम क्या है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। इनकोमियम का मतलब क्या होता है, गुणगान या प्रशंसा, ठीक है। इसके लिए दो बहुत अच्छे सिनोनिम्स है, यूलोजी, पैनेजेरिक। पैनेजेरिक, ठीक है ना, यूलोजी और पैनेजेरिक दो अच्छे सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है गुणगान, प्रशंसा, यशोगान। आप किसी का तारीफ करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। आप कई तरह की हिंदी लिख सकते हैं, इसका एक और हिंदी हो जाएगा जय जयकार, गुणगान, तारीफ, प्रशंसा, सबका भाव एक ही है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या लिखा गया है, ग्लोइंग एंड वार्मली इंथुजियास्टिक प्रेज। एक प्रेज ऐसा है जो कि बहुत जोश के साथ किया गया है, इंथुजियास्टिकली किया गया है, इसी को हम लोग गुणगान या जय जयकार कहते हैं। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इस वर्ड को समझने की कोशिश करें। विश्व मीडिया ने उसके संन्यास पर उसका गुणगान किया। जब कोई महान खिलाड़ी, महान व्यक्ति जब अपने एक्टिव लाइफ से संन्यास लेता है तो हर कोई उसके गुणगान करता है, तारीफ करता है। चलिए तो अब इसके लिए कैसे हमने डील किया है, द वर्ल्ड मीडिया, विश्व मीडिया, चलिए है ना, गुणगान किया। अब यहाँ पर बेस्टो, बेस्टो का मतलब प्रदान करना, देना, बेस्टो का मतलब देना या प्रदान करना, है ना। अगर आप कोई चीज को बेस्टो करते हैं तो आप उसे देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा गया है, द वर्ल्ड मीडिया बेस्टोड इनकोमियम, मतलब प्रशंसा किया, मतलब प्रशंसा का एक तरह से मतलब बौछार कर दिया, है ना, किसी के ऊपर, ऑन हिम एट हिज रिटायरमेंट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो उस व्यक्ति पर वर्ल्ड मीडिया ने इनकोमियम को क्या किया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ ई के बाद एन होना चाहिए। इनकोमियम को क्या किया, बेस्टो किया, किसी के ऊपर ना एकदम मतलब बौछार कर दिया, गुणगान का बौछार कर दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड इंपिरिकल, इंपिरिकल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से इंपिरिकल एडजेक्टिव है। इंपिरिकल का मतलब क्या होता है, जो प्रयोग करके दिखाया जा सके, जिसको प्रैक्टिकल वे में दिखाया जा सके, वो इंपिरिकल होता है। यदि कोई चीज इंपिरिकल है इसका मतलब है कि आप उसको मतलब प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए प्रायोगिक, प्रयोग द्वारा किया हुआ, है ना, यदि कोई चीज प्रयोग द्वारा किया गया है तो वो इंपिरिकल है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक। तो दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है इंपेरिकल और एक होता है थ्योरेटिकल, एक दूसरे के ये अपोजिट है। चलिए परमाणु बम विनाश लाता है, एक प्रायोगिक सत्य है। देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु बम तो विनाश लाता है, ये साबित हो चुका है ना, प्रयोग द्वारा दिखा दिया गया है। तो ये कौन सा ये ट्रूथ कौन सा ट्रूथ होगा, ये एक सत्य है, ये कौन सा ट्रूथ होगा, यानी कि वो सत्य जो कि प्रयोग द्वारा दिखा दिया गया है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गया। तो परमाणु बम विनाश लाता है, ये तो लाता है ना, ये केवल किताबी बातें नहीं है, इसको प्रयोग द्वारा दिखाया भी गया है। तो अब ये सत्य है, ये कौन सा सत्य है, इंपेरिकल ट्रूथ। इंपेरिकल ट्रूथ का मतलब वैसा ट्रूथ हम समझेंगे जिसको है ना डिमोस्ट्रेट किया गया है, जिसको दिखा दिया गया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, जो हम वर्ड देख रहे हैं इंपेरिकल। अगर कोई चीज अगर इंपेरिकल है इसका मतलब है कि उसको है ना प्रैक्टिकली दिखाया गया है। चलिए हम वर्ड को आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड है हिरसूट। हिरसूट का मतलब क्या होता है ना, जो कि मतलब बाल से ढका हुआ, मान ली कि किसी का चेहरा है, पूरा चेहरे पर बाल बाल है, हिरसूट फिश हो जाएगा। चेस्ट है ना, चेस्ट पर केवल बाल है, केवल पूरे बॉडी पर बाल है, तो वो हिरसूट बॉडी हो जाएगा। तो कोई खास ये वर्ड नहीं है, हेयरी इसका साइन होगा, बाल से ढका हुआ, बाल से ढका हुआ। हियरी आर्म, हियरी चेस्ट, हियरी बॉडी, ठीक है ना, सॉरी हिरसूट बॉडी, हिरसूट आर्म, हिरसूट चेस्ट, इसके पेयर होंगे।
चलिए हम लोग आगे बात को लेते हैं इंटेस्टेट। बढ़िया वर्ड है, बढ़िया वर्ड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अगर इंटेस्टेट मर गया, यानी कि उसने अपने संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, बिना बंटवारा किए ही मर जाना इंटेस्टेट कहलाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का अपने उत्तराधिकारियों में बंटवारा नहीं किया और इसके बंटवारा किए बगैर ही मर गया, इसी अवस्था को इंटेस्टेट कहते हैं। इंटेस्टेट एडवर्ब है, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है? नॉट हैविंग मेड ए विल, आपने कोई तरह का वसीयत नहीं बनाया है, इसी को कहते हैं इंटेस्टेट। चलिए बिना वसीयत किए, वसीयतनामा विहीन, इसका शुद्ध हिंदी होगा। अब जैसे कि देखिए, वो अपनी संपत्ति का वसीयतनामा बनाए बिना मर गया, यानी कि अचानक उसकी मौत हो गई, उसने अपना वसीयतनामा नहीं बनवाया था। चलिए कैसे लिखेंगे? ही डायड इंटेस्टेट। ये सारा चीज का एक ही अंग्रेजी है, ठीक है ना, इंटेस्टेट। ये सारे चीज का एक ही अंग्रेजी है, ठीक है ना, इंटेस्टेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड है लीथल। बच्चों लीथल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, हमारे डेली लाइफ से भी ये जुड़ा हुआ वर्ड है। तो लीथल एडजेक्टिव है। लीथल का मतलब क्या होता है? घातक। यदि कोई चीज लीथल है तो वो जानलेवा है, घातक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लीथल के सिनोनिम्स हो जाएंगे फैटल, बहुत बढ़िया वर्ड है। फैटल का भी मतलब होता है घातक, प्राण घातक, है ना। मतलब ये घातक, और फैटल का हिंदी क्या हो जाएगा? प्राण घातक। सॉरी, फैटल का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा प्राण घातक। यदि कोई चीज फैटल है तो वो प्राण घातक है। चलिए ठीक है ना। डेडली और फैटल इसके दो बढ़िया सिनोनिम्स है। लाइफ थ्रेटनिंग, जो जीवन को खतरे में डाल दे, तो लीथल के ये दो बहुत बेहतर साइनो है, ठीक है ना, फैटल और डेडली। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मलेस या सेफ, नुकसान रहित, सुरक्षित। आप ऐसा समझिए, यदि कोई चीज हार्मलेस है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एक तरह से सुरक्षित है। चलिए अब आप इस सेंटेंस को आप थोड़ा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी नुकीला उपकरण, कोई भी अगर हम नुकीला उपकरण लेते हैं, एक घातक हथियार हो सकता है नहीं। यदि कोई भी नुकीला अगर औजार ले लेते हैं, औजार उपकरण या औजार आप समझिए, यदि हम कोई भी नुकीला औजार ले लेते हैं तो एक घातक हथियार बन सकता है। चलिए एनी शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, आप ऐसा समझिए, कोई भी शार्प पॉइंटेड जो इंस्ट्रूमेंट होगा कैन बी लीथल वीपन, है ना, वो एक घातक हथियार हो सकता है। चलिए एक इस सेंटेंस को देखा जाए, सी हैड बीन गिवन लीथल डोज ऑफ पॉइजन, है ना, उसको पॉइजन का कौन सा डोज दिया गया था? उसके मुंह में कौन सा डोज दिया गया था? घातक डोज दिया गया था, यानी कि ज्यादा मात्रा में उसको डोज दिया गया ताकि वो पॉइजन से मर जाए। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये वर्ड्स आपको हर तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश एक पेपर होता है, आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। सीनो के तौर पर, एंटो के तौर पर, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर, क्लोज टेस्ट के तौर पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर। वर्ड आपका अगर बहुत बढ़िया रहा तो एग्जाम्स आपके लिए, इंग्लिश का पेपर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आप वर्ड्स के मामलों में अपने आप को धनी बनाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस एडजेक्टिव है, ठीक है ना, लुगुब्रियस एडजेक्टिव है। लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दुखी, उदास। यदि कोई व्यक्ति लुगुब्रियस है तो बहुत उदास है, बहुत ही दुखी है, मन से दुखी है। चलिए अब उदास के लिए ना बहुत वर्ड्स है, अंग्रेजी में ना बहुत सारे वर्ड्स है। अगर हमको उदास और दुखी कहना है तो मॉर्फुल, ग्लूमी, डोलफुल, मिलांकली, बहुत सारे वर्ड है। सोमबर, मतलब वर्ड की कमी नहीं है, आप ऐसे समझिए। डिजेक्टेड, है ना, वर्ड की कमी नहीं, सबका एक ही मतलब है, उदास, दुखी, ठीक है ना। बिरीव्ड, वर्ड का अभाव नहीं है, लेकिन सबके यूजेज अलग अलग है। सबका मतलब तो एक ही है, दुखी या उदास, लेकिन उनके यूजेज अलग अलग है। अब एक ही जगह सब नहीं आने वाले, ये हमें समझना होगा, ठीक है। इसका एंटो क्या होगा? चीयरफुल। इसका प्रसन्न, है ना, इसका एंटो जो होगा वो चीयरफुल होगा। लुगुब्रियस का एंटो क्या होगा? चीयरफुल होगा। चलिए देखते हैं इससे एक सेंटेंस। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कह रहा है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो ये कैसे बोल रहा है? व्हाई आर यू लुकिंग सो लुगुब्रियस, ठीक है। तो लुगुब्रियस का ऐसा यूज है। हम यहाँ पर लुगुब्रियस के जगह पर हम दूसरे वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिलांकली, दुखी। हम यहाँ पर और भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूमी। मतलब ये हमारे हाथ का चॉइस की बात है, हम क्या चाहते हैं। इस लुगुब्रियस के जगह पर ये सारे वर्ड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए वर्ड है मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस का मतलब क्या होता है? जो देखने में सही लगे लेकिन सही हो नहीं, नकली, जाली, डुप्लीकेट। जो देखने में सही लगे लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं हो तो वो कहलाता है मेरिट्रिशियस। इसको पढ़ेंगे मेरिट्रिशियस, एक बार फिर से सुन लिया जाए, मेरिट्रिशियस। चलिए इसका साइनो क्या होगा? फ्लैशी, टॉड्री। टॉड्री का भी मतलब होता है दिखावा से भरा हुआ और नकली।
और वर्थलेस जिसका कोई कीमत नहीं है। तो सबका एक ही मतलब है, बाहर से सुंदर परंतु वास्तव में बेकार। बाहर से सुंदर आपको दिखाई देगा, यदि कोई चीज अगर मेरिटोरियस है तो बाहर से वो सुंदर दिखाई देगा, लेकिन अंदर में जाकर के वो बहुत ही खराब होगा। चलिए, आज पत्रकारिता बेकार हो गया है। आज हम पत्रकारिता को एक अच्छा चीज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बताया गया कि अर्थात यह देखने में अच्छा लगता है कि पत्रकारिता है, कोई पत्रकार है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा चीज है, लेकिन एक्चुअली एक आज के समय में ना एक बेकार चीज हो गया। लोग पक्षपाती हो गए हैं, चीजों को सही ढंग से पेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? टुडे जर्नलिज्म इज मेरिटोरियस। आज जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, वो मेरिटोरियस हो चुका है। ठीक है ना। और इसी में एक बात जोड़ा गया है, एंड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब न्यूज में गहराई नहीं है, न्यूज ऊपर ऊपर से दिए जा रहे हैं। आप इसको जोड़ सकते हैं या बात को आप यहीं तक भी रख सकते हैं। तो बच्चों, ये मेरिटोरियस बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वर्ड है मोडिकम। मोडिकम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का थोड़ा सा जो अंश होता है, थोड़ा सा भाग होता है ना, वो मोडिकम कहलाता है। किसी चीज का थोड़ा सा अंश या भाग को हम लोग मोडिकम कहते हैं। मोडिकम का मतलब स्मॉल अमाउंट, स्पेक और फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब अंश या टुकड़ा। किसी चीज का छोटा सा ना अंश या टुकड़े को ना हम लोग स्पेक भी कहते हैं। चलिए, किसी अच्छी चीज का अंश को मोडिकम कहेंगे। कोई भी अच्छा चीज का जो अंश होगा वो मोडिकम कहेंगे। बहुत कम या अल्प, इसका छोटा सा हिंदी हो जाएगा। जैसे आप ये वाक्य देखिए, पहले फ्रेज देख लेते हैं। मोडिकम ऑफ ट्रूथ, यानी कि अंश भर भी सच्चाई। अगर हमको ना उसके बाद में अंश भर भी सच्चाई नहीं है, तो अंश भर की सच्चाई के लिए क्या वर्ड होगा? मोडिकम ऑफ ट्रूथ। अंश भर का ज्ञान, अंश भर की बुद्धि, बुद्धि का उसके पास एक अंश नहीं है। ठीक है, तो हम ये इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसे पढ़ेंगे, मोडिकम ऑफ इंटेलिजेंस, मोडिकम ऑफ ऑनेस्टी, है ना, मोडिकम ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब सुकून, है ना, सुकून का थोड़ा सा भाग आया तो वो मोडिकम ऑफ रिलीफ। मोडिकम ऑफ सक्सेस। तो ये सारे कोलोकेशंस हैं मोडिकम के साथ, आप ऐसे समझे, ये सारे मोडिकम के साथ यूज होने वाले वर्ड हैं। चलिए अब एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझा जाए। एनीवन विथ ए मोडिकम ऑफ इंटेलिजेंस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसमें बुद्धि का, है ना, एक थोड़ा सा अंश भी होगा, थोड़ा सा भी बुद्धि का अंश होगा, तो वो इस प्रश्न को हल कर सकता है। सवाल इतना आसान है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटेलिजेंस का एक मोडिकम होगा, एक छोटा सा अंश भी होगा, तो वो उस प्रश्न को हल कर सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वर्ड है पायरोमानियाक। पायरोमानियाक का मतलब क्या होता है? जिसको आग लगाने का मनोवृत्ति हो, उसके मन, देखो पायरो, पायरो का मतलब आग होता है। ठीक है ना, पायरो का मतलब आग होता है। मैनिया मतलब सनक, मैनिया का मतलब होता है सनक। तो अगर कोई व्यक्ति पायरोमानियाक है तो इसका मतलब है कि वो आग लगाना, उसके दिमाग में आग लगाने वाली बात चलते रहता है। चलिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। समवन हु सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस टू सेट फायर टू थिंग्स। इसको मेंटल इलनेस हो गया है, इस व्यक्ति को ना मानसिक बीमारी हो गया है कहीं भी आग लगाने की। चलिए, एक व्यक्ति जो कहीं भी आग लगाने वाली मानसिक स्थिति से ग्रसित हो, वो कहलाता है वो कहलाता है पायरोमानियाक। वो कहलाता है पायरोमानियाक। चलिए हमारा अगला वर्ड है सैक्रिलेजियस। इसको पढ़ेंगे सैक्रिलेजियस। एक बार फिर से सुना जाए, इसको पढ़ेंगे सैक्रिलेजियस। ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब सैक्रिलेजियस का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति पर सैक्रिलेजियस होने का आरोप लगा है, तो इसका मतलब है कि उसने पवित्र वस्तु, पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, कुछ फेंक करके, है ना, किसी पवित्र जगह को अपवित्र करने की जो घटना होती है वो सैक्रिलेजियस होती है। ठीक है ना। चलिए, सैक्रिलेजियस का नाउन हो जाएगा, सैक्रिलेजियस का जो नाउन हो जाएगा वो सैक्रिलेज हो जाएगा। सैक्रिलेज को अगर सिंपल भाषा में कहें तो धर्म उल्लंघन, अपवित्रीकरण। ठीक है ना, ये सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस बहुत अच्छा वर्ड है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे कई मंदिरों को नष्ट कर उसे अपवित्र करने का कार्य किया गया। मंदिर को तो पहले तोड़ा फोड़ा गया, इसके बाद उसमें कुछ ऐसा काम किया गया कि मंदिर अपवित्र हो गया। चलिए, सेवरल टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। चलिए, एक भाग बन गया सेवरल, ये पैसिव वॉइस में बनेगा, सेवरल टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। और कर क्या, उसे अपवित्र करने का कार्य किया गया, तोड़ा भी गया और अपवित्र करने का काम भी किया गया। एंड सैक्रिलियस एक्ट, देखिए ये होता है अपवित्रीकरण, है ना, वर कमिटेड। यहाँ करने के लिए जो वर्ड होगा वो कमिट होगा। यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आप उसको कमिट करते हैं। चलिए, वर्ड है सोलिसिज्म। वर्ड है सोलिसिज्म। सोलिसिज्म का मतलब क्या होता है? आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ बोलते हैं, तो ये जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होता है ना, ये सोलिसिज्म कहलाता है। सोलिसिज्म का मतलब क्या होता है? भाषा अशुद्धि। आपके बोलने में, आपके लिखने में जो अशुद्धियां होती हैं वो उसको हम लोग सोलिसिज्म कहते हैं।
चलिए, ए मिस्टेक, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? ए मिस्टेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो मिस्टेक्स होता है ना वो सोलिसिज्म होता है। इसको आप छोटा सा भाषा में कह सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो लेखन में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वो सोलिसिज्म होता है। चलिए, सोपोरिफिक, हमारा अगला वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव भी है, थोड़ा समझना होगा, और ये नाउन भी है, ये दोनों है। सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है? जो नींद ला दे, नींद लाने वाला है ना, जो नींद ला दे वो चीज सोपोरिफिक होता है, नींद लाने वाला। अब इसका साइन एक बहुत बढ़िया सोमनोलेंट, सोमनोलेंट भी अगर कोई चीज है तो नींद लाएगा, साइनो है ना, तो बराबर अर्थ वाला आता, हमें वर्ड चाहिए। यदि कोई चीज सोमनोलेंट है, इसका भी मतलब है कि वो नींद लाने वाला है। चलिए, स्लीप इंड्यूसिंग, जो नींद को उत्पन्न करे वो स्लीप इंड्यूसिंग कहलाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन है मेकिंग वन फील स्लीपी, और यदि कोई चीज सोपोरिफिक है तो किसी को ना ऊंघा, मतलब हमेशा वो ऊंघी में नजर आएगा। ठीक है, सोपोरिफिक का मतलब है सुलाने वाला, है ना, नींद लाने वाला। चलिए, अब जैसे कि देखिए, एक कहा क्या गया है, सी कांट स्लीप, वो नहीं सो सकती है, विदाउट टेकिंग सोपोरिफिक्स, बिना सोपोरिफिक लिए। यहां पर ये नाउन है, ये समझना होगा, यहां पर जो है ना नाउन में एस लग गया, प्लुरल बन गया, सोपोरिफिक्स। और ये सोपोरिफिक ड्रग, तो ड्रग नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। तो किसी के बारे में कहा गया है कि सी कांट स्लीप विदाउट टेकिंग सोपोरिफिक्स, बिना नींद का दवा लिए वो नहीं सो सकती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे लेसन 5 के, उसको हम लोगों ने देखा। बच्चों, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। निश्चित तौर पर आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और यही वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।